आज के हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय, परम सम्माननीय, श्रद्धेय डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, जिनका वक्तव्य पता ही नहीं चला और आपने लगभग 2 घंटे तक उनको सुना और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ ये अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि आप कितने धैर्य के साथ उनको सुन रहे थे और वास्तव में जो उन्होंने कहा वो अब क्या बताऊं, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय, अवर्णनीय। और आज हमारे बीच में प्रसन्नता का विषय है कि इंदस यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर वेद व्यास द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में कर्नल रिटायर्ड महेंद्र पटेल जी हमारे बीच में हैं। गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव और डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर एच.बी. पटेल जी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के समन्वयक प्रोफेसर अतनु महापात्रा जी, भारतीय विचार मंच के बिलानी जी, इस सभागार में विराजमान गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण, भारतीय विचार मंच से जुड़े हुए सभी प्रबुद्धजन, छात्र और छात्राएं, इतने लंबे और इतने सारगर्भित वक्तव्य के बाद अब बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रहा मेरे पास, मगर औपचारिकता निभाते हुए यह जरूर कहूंगा कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा ही है जो कि ज्ञान मीमांसा, तर्क मीमांसा और तत्व मीमांसा पर आधारित है। अभी डॉक्टर पांडे जी ने तत्त्वम् असि अहम ब्रह्मास्मि की बात की। हमारे जानते होंगे सब प्रबुद्ध जन कि वेदों की रचना प्रोफेसर वेद व्यास द्विवेदी जी ने खुद कहा लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले। पश्चिम के विद्वान मैक्स मुलर मानते हैं कम से कम 5000 वर्ष पुराना तो होगा ही। वो ऋग्वेद के बारे में क्योंकि महामना मालवीय जी ने एक जगह कोट किया है कि मैक्स मुलर का कहना है कि ऋग्वेद कम से कम 5000 वर्ष पुराना है। कम से कम पश्चिम के विद्वान की मैं बात कर रहा हूं, उनके चश्मे से बात कर रहा हूं कि उनका चश्मा भी ये बता रहा है कि विश्व का सबसे पहला जो ज्ञान का ग्रंथ है वो भारत भूमि पर, और वो वेद, और उसमें उन्होंने ऋग्वेद की बात की। आपने अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र किया, बृहदारण्यक उपनिषद से है जो कि यजुर्वेद का महावाक्य है। जब गार्गी प्रश्न करती हैं याज्ञवल्क्य से, ऋषि याज्ञवल्क्य से कि ऋषिवर ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कहां है, तब वो समझाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म हो, और ब्रह्म सब में व्याप्त है। जैसा कि आपने ब्रह्म का बताया कि ब्रह्म, संस्कृत तो मैं उतना नहीं जानता हूं, मगर ब्रह्म बृहद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ ही होता है विस्तार। तो पूरा जो विस्तृत रूप से जो फैला हुआ है वही ब्रह्म है, वो ब्रह्म हमारे में है और वही ब्रह्म तुम्हारे में है। इसी प्रकार आपने व्याख्या की तत्त्वम् असि। ये तत्त्वम् असि छांदोग्य उपनिषद से है। जब श्वेत केतु, आपने आरुणि का नाम सुना होगा, महर्षि आरुणि, जो कि महर्षि आरुणि जिनको धौम्य ऋषि ने इतना आशीर्वाद दिया। हम सभी जानते हैं जब कभी भी हम गुरु शिष्य की परंपरा की बात करते हैं तो धौम्य ऋषि और आरुणि की बात करते हैं कि रात के समय में पानी की बहुत वृष्टि हो गई थी, तो आरुणि शिष्य थे धौम्य ऋषि के, गए और
मिट्टी पर वो पानी का प्रवाह रुक ही नहीं रहा था, तो वहीं पर सो गए। और ठंड का मौसम था, सवेरे बिल्कुल वो निश्चेतन हो गए। तो ध्वम ऋषि ढूंढने लगे कि आरुणि गए कहां, चिल्लाते चिल्लाते तो उनको देखे कि वो तो बिल्कुल मूर्छित जैसे पड़े हुए हैं वहां पर। तो अपने शिष्य की गुरु में भक्ति देख करके वहीं पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वो सारे वेदों के और सारे ज्ञान के ज्ञाता हो गए। तो उसी आरुणि के पुत्र थे श्वेत केतु। वो श्वेत केतु को उन्होंने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, और गुरुकुल से पढ़ लिख करके आए श्वेत केतु। तब आरुणि ने खुद तरासना चाहा कि वो सारे वेदों का ज्ञान, सारा ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। तब उनसे उन्होंने कहा कि श्वेत केतु, अब तो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिए हो, अब गार्हस्थ का समय आया है, विवाह करने का समय आया है गार्हस्थ जीवन में। तो श्वेत केतु ने कहा कि मैं अभी जनक के राज को जीतने की इच्छा रखता हूं। तब आरुणि ने समझा कि इसके अंदर तो अभी घमंड बाकी है, अहंकार है इसके अंदर। तो जिसके अंदर अहंकार हो वो विद्यावान नहीं हो सकता। तो उनको ले गए उस गांव से बाहर पेड़ के नीचे, और कहे कि जरा मिट्टी को उठाओ, इस मिट्टी को देखो। मिट्टी को उन्होंने उठाया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जितने घर में बर्तन और अलग अलग मिट्टी के बने हुए घड़े देखते हो, क्या वो दोनों एक है या अलग अलग है? तो उन्होंने कहा नहीं, तो अलग अलग स्वरूप है। हमने कहा कि नहीं, वो मिट्टी का तत्व है, वही तत्व तुम्हारे में है, वही तत्व सब में है। तत्व त्वम असि, वही तुम वो तत्व हो, और वही तत्व है जो ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व, यहां मिट्टी का अर्थ वहां ब्रह्म जैसी मिट्टी सब में है, बर्तन में जितने बने हुए हैं उसी प्रकार वो ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। तो ये तो छांदोग्योपनिषद जो कि सामवेद का महावाक्य है। अब आपने चर्चा की तीसरे महावाक्य की, प्रज्ञानम ब्रह्म, ऋग्वेद का महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान की आपने बहुत विस्तृत चर्चा की, मगर हम आज के विज्ञान के चश्मे से देखें तो प्रज्ञान को हम कॉन्शसनेस, चेतना, हम उसको चेतना कह सकते हैं। हम तो मनुष्य का जो फिजिकल शरीर है उसी को देखते हैं, हार्ट को देखते हैं, ब्रेन को देखते हैं, और उसके बाद से मनुष्य का अलग अलग नाम रख देते हैं। मगर तुरंत यह चीज सही है, यही चीज गलत है, यह क्या है, कहां से निर्धारण होता है? दैट इज कॉन्शसनेस, प्रज्ञा। तो प्रज्ञानम ब्रह्म, वही जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा वही ब्रह्म है, और वही ब्रह्म का स्वरूप है, और वही सत्य है। तो ये हमारे चारों महावाक्य, जिसकी कि आपने चर्चा की, बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, और उसमें ज्यादा आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसी को आगे जाकर के आपने शंकराचार्य जी की भी व्याख्या की। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य हम किसे कहते हैं? जो कभी भी परिवर्तनशील न हो, जिसमें कभी परिवर्तन न हो। और मिथ्या किसे कहते हैं? जो आज है और कल नहीं है। तो सत्य वही परम सत्य है। परम सत्य इसलिए है कि वो त्रिगुणातीत है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जिसकी आपने बात की, वो सबसे त्रिगुणातीत है। वो तीनों गुणों से परे है। परे की चीज है, तीनों गुणों से परे है। हम तो जीवात्मा हैं, हमारे अंदर जीव है, आत्मा है। और आप जैसे और बड़े साधक जो ज्यादा समझते हैं ब्रह्म के बारे में, वो महात्मा है। तो जीवात्मा, महात्मा, मगर परम पिता तो परमात्मा है। तो जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा। मालवीय जी महाराज, क्योंकि मैं बीएचयू से हूं, मालवीय जी महाराज का जिक्र अक्सर करता हूं।
मालवीय जी महाराज अपने छात्रों से कहते थे कि ये तुम्हारा जो शरीर है वो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है और तुम्हारे अंदर एक आत्मा का वास है, इसीलिए कभी भी तुम मंदिर को अपवित्र मत होने दो। अब और जब भी कहीं तुमको कुछ शंका संदेह किसी पर हो तो वही अपने आत्मा से पूछो। आत्मा दिखाई नहीं पड़ती मगर पूछो उससे कि मैं जो काम कर रहा हूं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, जवाब तुझे मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा का नियंत्रण परमात्मा के द्वारा है, जिसको कि हम वो चेतना कॉन्शसनेस की बात करते हैं। एको हम विप्रा बहुधा वदंती, वो तो भाई एक ही ईश्वर तो एक ही है, लोग उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। आपने भगवत गीता की चर्चा की, उसके 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। हे अर्जुन, वो मैं ही हूं जिसकी अध्यक्षता में ये संपूर्ण जगत, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण चर और अचर हमारे ही अध्यक्षता में है। मैं ही हूं, मैं ही हूं। आपने जो सौर्यमंडल की बात की, कई सौर्यमंडल की बात की, कितने कितने की, क्या ये बिना अनुशासन के चलता है? थोड़ा सा तो अनुशासन भंग हो जाता है, छोटी संस्था में तो हम कितना घबरा जाते हैं। और इतना बड़ा ये ब्रह्मांड संपूर्ण वो चलाने वाला वही है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति सिखाती है, यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा सिखाती है कि पूरा विश्व हमारी इस ज्ञान परंपरा को मानता है, मानने लगा है। और हमारे जो ऋषि महर्षि जिन्होंने इस ज्ञान परंपरा का सृजन किया, वो निर्जन स्थल पर, तपोवन में, जंगल में, जहां झरना का पानी, पक्षियों का कलरव, ऐसे वातावरण में रह करके उन्होंने अपनी ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिपथगा से जो ज्ञान बहाया, उसी की धारा बह रही है। और जो भारतीय दर्शन, प्रोफेसर द्विवेदी जी भी दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं, भारतीय दर्शन जो खट दर्शन है, 6 हमारे जो दर्शन हैं, जिसका कि आपने पहला वैशेषिक दर्शन की आपने महर्षि कणाद की चर्चा की, उसी प्रकार न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, यौगिक दर्शन महर्षि पतंजलि का यौगिक दर्शन, और वेदांत तो ब्रह्मसूत्र, हमें मीमांसा महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन आपने बताया। तो ये जो खट दर्शन है, वो खट दर्शन को देने वाला भारत है, यही भारत भूमि है। और आज तो यौगिक दर्शन पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। महर्षि पतंजलि ने जो योग दिया, जो यौगिक दर्शन दिया, तो ये भारत भूमि ने ही दर्शन दिया। जो दृष्टि और तत्त्वम असि में यही कहा गया है कि तुम ही दृष्टि हो, तुम ही दृष्टा हो। दृष्टि भी तुम ही हो, दृष्टा भी तुम ही हो। तो ये दर्शन कैसे हम देखें, विश्व को कैसे देखें, अपने को कैसे देखें, जीव को कैसे देखें, जीवात्मा को कैसे देखें, यह भी बताया गया इस भारत भूमि से। तो ये तो जो ज्ञान की परंपरा और विभिन्न विषयों में, विभिन्न विधाओं में आपने मेडिकल साइंस की चर्चा की। मैं तो वहीं काशी से हूं, जहां की महर्षि सुश्रुत ईसा से 600 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे, और उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जो कि उस समय तो बिल्कुल इन्फेंसी पर पूरा का पूरा वर्ल्ड में मेडिकल साइंस था। तब उसने इसी भारत भूमि पर उन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें कि उन्होंने न जाने कितने 700 पौधों के बारे में बताया, औषधीय गुणों के बारे में बताया। आपने महर्षि कणाद की चर्चा की, एक थोड़ा सा मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा धृष्टा के साथ। महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में विशिष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया, मगर उसके अलावे भी कहीं कहीं पर वर्णन आता है। महाभारत में भी एक जगह आता है, द्विवेदी जी शायद हमको करेक्ट करेंगे, जब वो भीष्म युधिष्ठिर को बताते हैं पृथ्वी के बारे में, तब उन्होंने एक श्लोक है वो बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्व है, पृथ्वी के अंदर भार वहन करने की क्षमता है, पृथ्वी के को उपजाऊ बनाने की क्षमता है,
पृथ्वी के गुणों के बारे में जब चर्चा करते हैं तो गुरुत्व का भी वो वर्णन करते हैं वहां पर। तो महाभारत काल की बात देखिए, वहां पर तो हमारे यहां और जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में जो आपने बताया गुरुत्वाकर्षण में, तो महर्षि कणाद ने तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, गति के नियम के बारे में बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म विभाजित करने पर जो होता है वो पदार्थ, उसमें परमाणु के बारे में बताया। और महर्षि कणाद में तो वैशेषिक सूत्र में यहां तक लिख दिया कि ताप को हम पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी आपने आइंस्टीन का नाम लिया, आइंस्टीन ने बाद में जाकर के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा बताया आइंस्टीन ने कि पदार्थ को हम ताप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर आइंस्टीन से तो लगभग 2400 वर्ष पहले महर्षि कणाद ने बता दिया था। उसी प्रकार हमारे यहां तो ब्राह्मी हीर भी थे जिन्होंने बताया कि तारे और चंद्रमा की चमक अपनी नहीं है, सूरज की चमक है। तो पूरी हमारे यहाँ एक परंपरा है, चाहे हम वो जिसमें लें, हम दर्शन की परंपरा के बारे में लें, चाहे हम विज्ञान की परंपरा के बारे में लें, चाहे हम और आपने एग्रीकल्चर की बात कही, कृषि विज्ञान की परंपरा के बारे में हम लें, सारे ऋग्वेदों में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सारे वेदों में कृषि के बारे में विशेष रूप से वर्णन है कि हमारे यहाँ किस किस प्रकार की खेती होती थी। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारा ज्ञान विज्ञान, भारतीय ज्ञान विज्ञान इतना समृद्ध था कि हमें आज उसको अपने शिक्षा में आज शामिल किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और ये बिल्कुल कटु सत्य है कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था आगे तभी बढ़ सकती है जबकि उनका अपना ज्ञान विज्ञान साथ साथ बढ़ता रहे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि हमारा अतीत का हमारा जो संस्कारित ज्ञान है, हमारा जो समृद्ध ज्ञान है, वो ज्ञान को बढ़ाने की क्षमता जिस शिक्षा व्यवस्था में रहेगी वही देश आगे बढ़ेगा। और इसलिए आवश्यकता है कि हम इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है, उसको समावेश करें। और आप सबको बताते हुए मैं हर्षित महसूस कर रहा हूं कि जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, तब से इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक, चाहे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसका 2 क्रेडिट कोर्स होलिस्टिक एजुकेशन जो कि उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम कंपलसरी है, उसमें है। और पिछले वर्ष से हम लोगों ने भी MA इन हिंदू स्टडीज की पढ़ाई हम लोगों ने प्रारंभ की है और भारत वैभव की कई प्रतियां हम लोगों ने मंगाई है अपने लाइब्रेरी के अंदर, अपने पुस्तकालय के अंदर। और वो परिचय में तो आपका परिचय दिया गया, मगर हमें थोड़ा परिचय संक्षिप्त लगा, तो थोड़ा धृष्टा करते हुए थोड़ी परिचय में ये बताना चाहता हूं। आप लोगों ने कुछ वर्ष पहले हिग्स बोसान पार्टिकल का नाम सुना होगा, गॉड पार्टिकल। तो उसमें सक्रिय भागीदारी डॉक्टर पांडे जी की, ओम प्रकाश पांडे जी की थी, जो कि नासा का प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट था। और अभी हम लोगों ने भारत वैभव पुस्तक देखी, लगभग 450 पृष्ठों का, मगर इसके अलावा इनकी कई पुस्तकें हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। मैं कुछ उसमें से, एक है वर्ल्ड बियॉन्ड क्वांटम, एक है द्रष्टव्य जगत का यथार्थ, एक है कॉस्मोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ नेचर, एक है अल्टीमेट वार्म, और ये आपके सामने है भारत वैभव। और इसके अलावा जैसा कि मैं खुद जानता हूं, आप कई विश्वविद्यालयों के या तो विजिटर नॉमिनी हैं या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हैं, चाहे आप एकेडमिक काउंसिल के सदस्य में हैं। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जब जब शिक्षा मंत्रालय को जरूरत होती थी, आपसे कुछ ना कुछ लिखने के लिए, आपके पास प्रेरणा के लिए कुछ ना कुछ आता रहता था, मैं उसका साक्षी हूं। आप मुंबई यूनिवर्सिटी में, वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी तिरुपति में, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में, रविन्द्रनाथ यूनिवर्सिटी कोलकाता, घासीराम ट्राइबल यूनिवर्सिटी राजस्थान उदयपुर समेत कई विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर, चाहे एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या विजिटर नॉमिनी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया। पूरे गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का हर व्यक्ति आपको सुनकर के बहुत बहुत इतना आह्लादित हुआ कि ज्ञान से परिपूर्ण हो गए हम सब लोग। तो इस अवसर पर आप सबकी तरफ से मैं आपको प्रणाम करता हूं कि इतने लगभग 2 घंटे का व्याख्यान, शायद यहां पर मैं जब से हूं तब तक तो न किसी ने दिया न किसी ने सुना। इतने धैर्य के साथ सुनना भी अपने आप में, जब श्रोता अच्छे रहे तभी तो वक्ता का भी उत्साह बढ़ता है। तो आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से आपने सुना, तो
सबको, मंचासीन सबका आभार व्यक्त होगा, मगर मंचासीन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज का जो वक्तव्य रहा निश्चित रूप से बहुत ही ज्ञानवर्धक और हमारे युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहा। बहुत 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 धन्यवाद।